तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः मेरी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ओके राइट। तो हमने इसमें काफ़ी सारे इंडिया के पूरा जो फिजिकल फीचर्स है जिसमें हमारा डेजर्ट आ जाता है और कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड्स, ये सभी भी क्या है एक फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के क्या हैं पार्ट हैं। ओके राइट। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने फिजिकल फीचर के काफ़ी सारे पार्ट कवर कर दिए हैं जिसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ा दोस्तों, ठीक है ना। साथ में हमने डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल वे में पढ़ा दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हमने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक लंबी सीरीज़ कवर कर चुके हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम एक जो रिमेन पोर्शन है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का उसे कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि है डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। तो दोस्तों आज हम डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th में ज्योग्राफी में इसका मेंशन हो रखा है और ये क्लास 9th की एक सीरीज चल रही है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये क्लास 9th, ये क्लास 10th में भी इसको आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लास 11th में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट फर्स्ट है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं डेजर्ट। अगर आपको मालूम है डेजर्ट ये क्या करता है, अरावली जो हिल्स रेंज है दोस्तों उसके क्या है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या ये अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये डेजर्ट क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट इसे जाना जाता है। अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यह क्या करता है, लाई करता है, राइट दोस्तों। अब इसके अलावा कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है दोस्तों वो 150 mm पर ईयर से क्या होती है, कम होती है दोस्तों। 150 mm पर ईयर से क्या होती है, कम होती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों कैसा है, एक अरिड क्लाइमेट, अरिड मतलब एक सूखा जिसमें क्या होती है बारिश की मात्रा बहुत कम है, ऐसी यहाँ पर जलवायु आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। साथ में यहाँ पर क्या है लो वेजिटेशन कवर है, यानी कि यहाँ पर आपको हरियाली बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। इसके इन फीचरों के कारण इसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थली नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से समझा दे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है ये अरावली हिल्स है दोस्तों, ये पूरी की पूरी अरावली हिल्स रेंज फैली हुई है दोस्तों, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दोस्तों ये पूरा का पूरा दोस्तों थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ओके राइट। यहाँ पर आपको 150 mm से क्या होती है कम बारिश देखने के लिए मिलेगी पर ईयर। यहाँ पर दोस्तों आपको लो वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, लो वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में दोस्तों आपको क्या जो आपकी स्ट्रीम्स हैं यानी कि नदी की जो धाराएं हैं बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको कुछ पानी की धाराएं भी देखने के लिए मिल जाती हैं दोस्तों तो सारा का सारा कैसा है, इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि यानी कि वो क्या है कि वो सिर्फ ऐसी धाराएं हैं जो क्या करती हैं इसी क्षेत्र के अंदर क्या होती है, बहती हैं और इसी क्षेत्र में किसी लेक में या किसी प्लाया में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है ना। और या फिर क्या होता है यहाँ पर तुम्हें मालूम है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो समय के साथ साथ क्या होती हैं वो जो झीलें होती हैं, वो जो प्लायाज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि प्लाया क्या चीज़ है तो प्लाया मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, आप उस चीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायग्राम से ये समझाना था कि कहाँ पर ये लाई करता है, अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर एफिमेरल्स, जैसे कि बताया गया, अभी बताया कि बहुत सारी नदियाँ इसमें क्या हैं, क्षणिक हैं। क्षणिक मतलब कि बरसात के टाइम में आपको अलग अलग जगह से क्या धाराएं बनती हुई दिखेंगी, बरसात के टाइम में थोड़ा धाराएं आपको दिखेंगी, पानी की धाराएं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही क्या होगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा,
और क्योंकि मरुस्थलीय भाग है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या होंगी, ये नदियाँ क्या हो जाएंगी, सूख भी जाएंगी। और इस तरीके से ये क्या है, ये जो नदियाँ हमने देखी ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए देखी, इसलिए इन्हें कहा जाता है एफीमेरल, यानी कि क्षणभंगुर है एक तरीके से, ठीक है। इसमें एक लूनी रिवर है दोस्तों, जो कि क्या करती है, साउदर्न पार्ट यानी कि दक्षिण हिस्से में, किसके, मरुस्थल के दक्षिण हिस्से में क्या होती है, ये बहती है। ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट रिवर है लूनी रिवर्स। और इसके बारे में खास बात दोस्तों ये है कि ये लूनी रिवर जैसे ही गुजरात में इंटर करती है ना, वहाँ पर फिर क्या हो जाती है, गायब, डिसअपियर हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये इम्पोर्टेंट रिवर पता होना चाहिए, ये राजस्थान में बहती है, ठीक है ना। और ये भी क्या है, इसका बहुत लंबा फ्लो नहीं है, बहुत लंबा कोर्स नहीं है, गुजरात में आते ही क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। लो पर्सिपिटेशन है एंड हाई एवापोरेशन है, यानी कि बारिश कम होती है और वाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण जो होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को ये चीज़ें कैसे बना देती हैं, पानी की यहाँ पर क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है, इस तरीके से ये क्षेत्र क्या हो जाता है, बन जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या कहा गया, देयर आर सम स्ट्रीम विच डिसअपियर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस एंड प्रेजेंट अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। अभी जैसे बताया गया है कि यहाँ पर क्या होती हैं कि बरसात के टाइम पीरियड में बहुत सारी क्या होती हैं, नदियाँ, छोटी छोटी धाराएं उभरती हैं और कुछ दूरी तक चलने के बाद क्या होती हैं, वो लेक और पलाया जैसी जगह में मिल जाती हैं। और क्या होती हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो झीलें भी क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और बाकी क्या बचा रह जाता है, केवल उस पलाया में जो पानी था, वो पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और अपने साथ जो उसके सॉल्ट मिनरल्स लेके आया हुआ था वो क्या हो जाती है, उसकी एक सफ़ेद लेयर क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, जम जाती है दोस्तों। तो इतना ये चीज़ें समझना यहाँ पर से ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको एक बार लूनी रिवर समझा दूँ। लूनी रिवर कहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों, ये लूनी रिवर है, ये लूनी रिवर है दोस्तों, ये राजस्थान से ओरिजिनेट हो रही है दोस्तों, ये राजस्थान है पूरा का पूरा, ठीक है। और लूनी रिवर जब ओरिजिनेट हो रही है तो ये देखिए, ये इसका फ्लो देखिए दोस्तों, ये फ्लो है इसका, राइट, ओके। और जैसे ये गुजरात में आ रही है, गुजरात की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो चुकी है, गुजरात है दोस्तों, ठीक है ना। तो गुजरात में आते ही क्या हो जा रहा है, ये डिसअपियर हो जा रही है, मतलब गायब, यहाँ इसको आप कहीं पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो लूनी रिवर यहाँ राजस्थान की एक फेमस क्या है, रिवर है, इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक दूसरी प्लाया की फ़ोटो भी है इसमें। प्लाया मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया है, आप मेरी पुरानी क्लासेस देखिए एक बार, ठीक है ना। ये प्लाया है दोस्तों, प्लाया ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्लाया है, ठीक है ना। प्लाया क्या होता है कि बरसात के टाइम पीरियड में जब मतलब कि रेगिस्तानी भाग में जब बारिश होती है तो छोटी छोटी स्ट्रीम उभरती हैं, वो बहती हैं, और कुछ क्या होता है, कुछ दूरी तक चलने के बाद क्या होती हैं, वो एक क्या प्लाया में जाकर के क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, प्लाया में जाकर के मिल जाती हैं। और जब यहाँ पर मिलती हैं तो अपने साथ जो उन्होंने क्या लाया होता है, साल्ट लाया होता है, मिनरल्स लाए होते हैं, ठीक है ना, वो अपने साथ इनको यहाँ पर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती हैं। अब जो पानी है दोस्तों, वो क्या है, समय के साथ जब टेम्परेचर बढ़ेगा और ये मरुस्थलीय भाग क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, हीटअप यानी कि गर्म होगा, तो ये क्या होगा, पूरा पानी इवोपरेट हो जाएगा, और अपने साथ लाए इनके क्या मिनरल्स और साल्ट यहीं पर ही उसकी एक सफ़ेद लेयर क्या हो जाएगी, रह जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इतना आपको ये चीज़ क्लियर होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डिजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आप डिजर्ट को क्या 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक नॉर्दर्न पार्ट है और एक साउदर्न पार्ट है, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है दोस्तों, नॉर्दर्न पार्ट का जो स्लोप है वो कैसे है, वेस्टवर्ड, यानी कि जो पाकिस्तान का जो क्या है दोस्तों, सिंध प्रोविंसेस है, उधर की तरफ उसका क्या स्लोप है, इतने क्लियर हुआ। वहीं जो साउदर्न पार्ट है दोस्तों, साउदर्न पार्ट जो है उसका कहाँ पर है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, जहाँ रन ऑफ कच्छ गुजरात का पड़ता है, उधर की साइड उसका क्या है, एक स्लोप है। तो हम एक बार पहले देख लेते हैं इसका स्लोप कैसे कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों ये ठीक है, आपको ये मालूम है, ये जो रेड कलर का है दोस्तों, ये पूरा रेड कलर का जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक मरुस्थलीय यानी कि एक डेजर्टिक पार्ट है राजस्थान का, ठीक है ना। अब इसके क्या है, एक नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट देखो हम ऐसे करके कह सकते हैं, इसको ठीक बीचों बीच ले लो, तो ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ पार्ट है, यानी कि ये पूरा का यानी कि ये पूरा का पूरा ऊपर का जो पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है ना, ओके। तो ये
जी इसका जो स्लोप है दोस्तों, इसका जो स्लोप है वो किधर की तरफ है, सिंध प्रोविंसेस, पाकिस्तान के जो सिंध प्रोविंसेस है, SIND सिंध प्रोविंसेस के, तो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंसेस यानी कि ये क्या है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन है। देखो इसका जो ये क्षेत्र है दोस्तों, इसका वेस्ट डायरेक्शन यही है, इसका वेस्ट डायरेक्शन यही है, और वेस्ट में क्या पड़ रहा है, सिंध प्रोविंसेस पड़ रहा है दोस्तों, सिंध प्रोविंसेस। तो सिंध प्रोविंसेस की तरफ क्या है, इसका क्या झुकाव है दोस्तों, इसका झुकाव क्या सिंध प्रोविंसेस की तरफ है। वहीं इसका जो क्या है, जो डेजर्ट पार्ट है यानी कि मरुस्थलीय भाग है, इसका जो साउदर्न पार्ट है, इसका जो साउदर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसका साउदर्न पार्ट, ये है दोस्तों किधर की तरफ, रन ऑफ कच्छ की तरफ। गुजरात का रन ऑफ कच्छ कहाँ है, ये है दोस्तों गुजरात का रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना। इस तरफ क्या है, इसका क्या है, झुकाव है दोस्तों। तो नॉर्दर्न पार्ट का झुकाव किधर की तरफ है, सिंध प्रोविंसेस की तरफ है, और जो साउदर्न पार्ट का झुकाव है दोस्तों वो किधर की तरफ है, वह है आपका कच्छ यानी कि रन ऑफ कच्छ की तरफ है, गुजरात में ये लाई करता है। तो इतना आपको यहाँ पर ये पता होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, फिर कहा द लेक्स एंड द प्लायाज हैव ब्रैकिश वाटर। अच्छा, इसने प्लाया के बारे में और विस्तृत जानकारी दी है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, खारा पानी होता है। क्यों, क्योंकि अपने साथ क्या लेके आया है, साल्ट मिनरल्स लेके आया है, ठीक है ना, ठीक है। और इसी से तो हमें साल्ट प्राप्त होगा बाद में, यही मेन सोर्स होता है। जैसे आपको मालूम है कि राजस्थान की जो सांबर लेक है, उस इसी का ही एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, लवणीय है, साल्टी नेचर है उसका, ठीक है ना, ठीक। अब इसने प्लाया कैसी होती है, एक साल्ट फ्लैट होती है, मतलब कि आप देखोगे ना पूरा एक समतल और कैसा नमकीन समतल और नमकीन भूभाग होता है, मतलब कि समतल और नमकीन भूभाग होता है। और एक सीजनल लेक होती है। सीजनल लेक कहने का क्या मतलब है, जब बरसात हुई तब जाके ऐसी लेकें बनती हैं, ठीक है ना। और जैसे बरसात कम हुई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो ये एफिमेरल लेक भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। ओके, फ्लैट बॉटम बेसिन होता है। फ्लैट बॉटम बेसिन नॉर्मल सी बात है, समतल क्या है, एक तरीके से समतल भूभाग है, वहाँ पर क्या है, ये प्लाया झील बनी, प्लाया लेक बनी वहाँ पर, मतलब एक तरीके से, ठीक है ना। दे फिल विद एन वाटर ड्यूरिंग रेन्स ना, ये कब भरती हैं, जब बरसात के टाइम में भर जाती हैं, और ड्राई हो जाती है मोस्ट ऑफ द ईयर। और क्या होती हैं साल भर में क्या होती हैं, क्या होती है, ज़्यादातर टाइम क्या होती है, सूखी रहती हैं। क्यों, क्योंकि बरसात तो क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे ये भर जाती हैं, और फिर जैसे बरसात का सीजन निकल जाता है फिर ये क्या हो जाती है, सूख जाती है। वही लिखा हुआ है पुरानी चीज़ें। द वाटर इज ब्रैकिश, खारा होता है पानी इसका, है ना। हाई अमाउंट ऑफ है ना डिजॉल्व सॉल्ट, इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होता है। जिस सॉल्ट में क्या क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, जिप्सम, ETC, ये सब ना, सोडियम क्लोराइड एंड जिप्सम, यानी कि जो छोटी छोटी धाराएं हैं पानी की, वो क्या आती हैं, जब अपने साथ क्या लेके आती हैं, साल्ट मिनरल्स लेकर के आती हैं, अपने साथ में लेकर के आती हैं, तो वो इस प्लाया झील में क्या होती है, कलेक्ट हो जाती हैं दोस्तों। और यहाँ पर ही क्या करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर देती है, डिपॉजिट कर जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। और क्या हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, जब गर्मी होती है या तब ये पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है जल्दी से, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है, हमें एक तरीके से क्या, डिजॉल्व साल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड, जो ये अपने साथ साल्ट को लेके आई थी उसको क्या कर देती है, वहीं छोड़ देती है, और पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट, पानी का क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, यानी कि क्या, वाष्पीकृत हो जाता है पानी, ठीक दोस्तों। अच्छा, ये प्लाया झील को आप कभी भी क्या ओएसिस से कंफ्यूज मत करें। ओएसिस जो है ये भी कहीं ना कहीं क्या डिजर्ट एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ओएसिस क्या होता है, एक फर्टाइल एरिया होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो कभी कभार क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि ग्राउंड वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो ग्राउंड वाटर की सप्लाई अच्छी होने से दोस्तों क्या होता है कि जो पानी होता है दोस्तों, वो कहीं बार क्या होता है, धरातल के ऊपर आ जाता है दोस्तों। तो जब वो ऊपर आता है तो वहाँ पर एक झील बना देता है, और झील बनाने से क्या होता है, वहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे कि हरियाली आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। साथ में ही क्योंकि वहाँ पर अब आपको ये दिख रहा है कि पानी की उपलब्धता हो चुकी है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इसके कारण वहाँ पर क्या होगा, जनजीवन की शुरुआत भी होगी, ठीक है, लाइवलीहुड स्टार्ट होगा वहाँ पर, लोगों का बसना वहाँ पर शुरू होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ ओएसिस और प्लाया दोनों की दोनों हैं लेक, लेकिन प्लाया तो क्या है, उसमें साल्ट और मिनरल्स की क्या लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो क्या है ओएसिस है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर मतलब मानव जाति का निवास हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर
हरियाली का आगमन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल क्या अलग है, ठीक है। इसको मैंने एक डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो बीच में आपको जो झील दिख रही है दोस्तों, ठीक है, ये ओएसिस है दोस्तों। इसके चारों तरफ आप देखो हरियाली है। और अगर आप ये चीज़ देखिए, इनके इर्द गिर्द आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, एक डेजर्टिक एरिया दिखाई दे रहा है, मरुस्थलीय भूभाग आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच में कहीं पर आपको क्या दिखाई दिया, पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये एक क्या है, अच्छी चीज़ है मानव जाति के निवास के लिए, क्योंकि हमारी एक बेसिक नीड क्या होती है, वाटर भी होती है दोस्तों। और मरुस्थलीय भूभाग जैसे जगहों में पानी तो एक बहुत अनमोल चीज़ है दोस्तों, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा दिस रीजन वॉज अंडर द सी। हाँ, ये भी बिलीव किया जाता है दोस्तों कि जो राजस्थानी का जो मरुस्थलीय डिजर्ट, ये पूरा जो एरिया था दोस्तों, कभी क्या था, मेसोजोइक एरा में ये बिलीव किया जाता है, यहाँ काफ़ी एक बहुत बड़ा क्या था, विशाल समुद्र भी था। मतलब कि इसके हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कैसे, वुड फॉसिल पार्क एट अकाल हैं और मरीन डिपोजिट अराउंड ब्रह्मशर, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में है। जैसलमेर में एक तो आपको वुड फॉसिल पार्क मिलेगा, अकाल में पड़ता है, ठीक है, वुड फॉसिल पार्क जो कि अकाल नामक जगह में है। और ये अकाल नामक जगह किसके अंतर्गत आती है, जैसलमेर में आती है। ऐसी दूसरी क्या, मरीन डिपोजिट है जो कि किस जगह में आती है, ब्रह्मशर में आती है। और ये ब्रह्मशर भी किसके अंडर में आता है, जैसलमेर के अंडर में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इस चीज़ का एविडेंस देती हैं कि यहाँ पर क्या था, कि किसी टाइम क्या था, बहुत बड़ा क्या था, मतलब कि काफ़ी यहाँ पर क्या समुद्र की क्या थी, पहुँच थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये वुड फॉसिल पार्क मतलब कि यहाँ पर आपको क्या, कि वुड के जीवाश्म, लकड़ी के जीवाश्म आपको, लकड़ियों के आपको जीवाश्म आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जब आप उनको क्या, उनका आप एज कैलकुलेशन लगाते हो तो ये आपको 180 ईयर मिलियंस एगो की आपको इनका एज कैलकुलेट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखो ये सारे के सारे ये आज भी वहाँ पर एक तरीके से प्रिजर्व कर ली गई हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 180 मिलियन एगो, अब सोचो कितना पुराना मतलब कि कितना पुराना रिमेन पार्ट लकड़ी का आज भी बचा हुआ है। और इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जब इतने हैवी मासेस और काफ़ी बड़े साइज़ के क्या पेड़ अवेलेबिलिटी यहाँ पर थी इन चीज़ों की, तो यानी कि उस टाइम पे ये जो पूरा क्षेत्र था उसमें क्या थी, हरियाली थी, हरियाली थी। यहाँ पर क्या थे, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। इन चीज़ों से हमें ये चीज़ें क्या कंक्लूड करना के लिए मिला, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि उस टाइम पे यहाँ पर क्या थी, कहीं ना कहीं क्या थे, पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में थे दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि मरीन डिपोजिट है। मरीन डिपोजिट यानी कि समुद्री जीवाश्म। अब समुद्री जीवाश्म तो वहीं मिलेगा ना दोस्तों जहाँ पानी की उपलब्धता होगी। तो यहाँ पर हमें मरीन डिपोजिट यानी कि समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी है कि जो वुड फॉसिल्स है, वुड फॉसिल यानी कि लकड़ी के जो जीवाश्म है, उनकी एज क्या कैलकुलेट कर ली गई, 180 मिलियन ईयर्स। यानी कि अब 180 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि यहाँ पर क्या थे, बहुत अधिक मात्रा में क्या रहे होंगे, यहाँ पर पेड़ पौधे रहे होंगे। तो ये चीज़ क्या, ये चीज़ क्या बताती है कि यानी कि यहाँ पर क्या था, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मात्रा में क्या थे, पानी की उपलब्धता थी, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी डन बाय विंड कैन बी सीन इन द डिजर्ट। यस, जो विंड के द्वारा जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी की जाती है दोस्तों, और उसके द्वारा जो अलग अलग लैंड फॉर्म बनाए जाते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इरोजनल लैंड फॉर्म क्या क्या बनते हैं दोस्तों, पेडीमेंट, पैडी प्लेन, है ना, पेडीमेंट हो गया, पैडी प्लेन्स हो गया, प्लायाज हो गया, इंसल वर्ग हो गया, ये सारे इरोजनल एक्टिविटी है दोस्तों, जिसके कारण ऐसे ऐसे लैंड फॉर्म हमें देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। वहीं डिपोजिशनल एक्टिविटी की बात करें तो डिपोजिशनल एक्टिविटी में दोस्तों हमें डिफरेंट ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बरकांस हो गया, या फिर क्या हो गया ट्रांसवर्स ड्यून्स हो गया, या फिर क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्या देखने के लिए मिलती हैं, डेजर्टिक एरिया में हमें देखने के लिए मिलती हैं। मेरी पिछली क्लास में जाइए और मैंने वहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि ये किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो विंड के द्वारा ये सारी एक्टिविटी की जाती है, इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी की जाती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमें देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो दिन में बहुत अत्यधिक गर्म और रात में बहुत अत्यधिक ठंडा,
इसके पीछे का एक ही कारण है, वो है हाई एल्बिडो। वो है क्या? हाई एल्बिडो, ठीक है ना। और ये हाई एल्बिडो के कारण ही हमें क्या दिखाई देता है कि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर गर्म होता है, टेम्परेचर रेगिस्तानी भाग का दिन के टाइम में गर्म हो जाता है और रात के टाइम पे क्या हो जाता है, अत्यधिक क्या हो जाता है, हमें ठंडा देखने के लिए मिलता है। तो मैं पहले आपको एक एल्बिडो इफेक्ट आपको समझा देता हूँ। एल्बिडो इफेक्ट होता क्या है? एल्बिडो इफेक्ट ये होता है दोस्तों कि जब क्या होता है, सनलाइट जब हमारे धरातल से टकरती है दोस्तों, ठीक है, तो जहाँ पर क्या होगा, वेजिटेशन होगा, जहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा सनलाइट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब कि कुछ ही परसेंट, मात्र 1 या 2% पॉसिबिलिटी, वो भी ना के बराबर, ठीक है, वही क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर के क्या वापस हमारे इन्वायरमेंट में चली जाती है दोस्तों, ठीक है ना। 1 और 2%, ज़्यादा नहीं, 1 और 2% से ज़्यादा नहीं, ठीक है, जहाँ पर हमारे क्या होता है, वेजिटेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों क्या है कि जब क्या होता है, माना अभी तो ये सनलाइट किसके ऊपर पड़ी थी, वेजिटेशन के ऊपर पड़ी थी, माना ये सनलाइट आइस शीट के ऊपर पड़ जाए, तो एक बार डायग्राम को बड़ा कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब माना ये सनलाइट क्या है, ये सनलाइट जो है आपकी आइस शीट के ऊपर पड़ी, ये आइस शीट है दोस्तों, है ना, ग्लेशियर शीट भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इस आइस शीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब कि 100% अगर क्या आई, इसके ऊपर लाइट गिरी, इसके ऊपर सनलाइट आई, तो इसने 90% को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस इन्वायरमेंट में भेज दिया, और केवल 10% को ही इसने क्या करा है, अपने अंदर समाहित करा है दोस्तों, ठीक है ना। तो 90% तो इसने वापस करा ना, यही तो दिक्कत, यही क्या है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है दोस्तों। जो हीट रिफ्लेक्ट बैक होके वापस इन्वायरमेंट में चली जा रही है दोस्तों, ठीक है ना, और क्योंकि वापस इन्वायरमेंट में जाने से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है ना, तो उसी के कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे क्या इंसिडेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। इसी के पीछे एल्बिडो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ग्लोबल वार्मिंग्स, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर इसने कहा, यहाँ पर एक दूसरा चित्र आया, इस दूसरे पिक्चर में हमने देखा कि यहाँ पर सनलाइट आई 100%, सनलाइट कितनी 100% आई, और मात्र क्या 6% क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, अच्छी बात है, और 94 क्या हो गई, ये पानी के अंदर, लेकिन इस टाइम पे किसके ऊपर आई थी, पानी के ऊपर आई थी, पानी के वाटर सरफेस के ऊपर आई थी, और वाटर सरफेस ने क्या करा, 94% इसे अपने में क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और केवल 5 to 6% को क्या करा, रिफ्लेक्ट बैक करा। ये अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है ना, कि वायुमंडल में उसने कम से कम क्या करी, सनलाइट को क्या करा, रिफ्लेक्ट बैक करा, ठीक है ना दोस्तों। मरुस्थलीय भूभाग की, तो मरुस्थलीय भूभाग माना ये मरुस्थलीय भूभाग है दोस्तों, ठीक है ना, राइट, ओके, ये मरुस्थलीय भूभाग है। अब इसमें जो लाइट आती है दोस्तों, सनलाइट आती है, ये माना 100% सनलाइट आई दोस्तों, तो ये क्या करती है, 28 to 30% तक की लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है दोस्तों। 28 to 30%, ये कहीं आपको 35% भी आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इतनी लाइट को ये क्या कर देती है, वापस से क्या कर देती है, भेज देती है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, अगर माना ये क्या करती है, ये मरुस्थलीय भूभाग है दोस्तों, ठीक है ना। एक चीज़ सोचिए, दिन के टाइम में अगर ये क्या करती, इसके ऊपर जितनी सनलाइट पड़ रही है, और वो सारी की सारी ये क्या कर देती, अपने ऊपर अपने में क्या कर देती, एब्जॉर्ब कर लेती दोस्तों। मात्र ये क्या करती, 5 to 6% को क्या करती, रिफ्लेक्ट बैक कर देती दोस्तों, रिफ्लेक्ट कर देती, और 94 या 95 को क्या कर देती, अपने में क्या कर देती, एब्जॉर्ब कर देती दोस्तों। तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि ये और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है दोस्तों, ये मरुस्थलीय भूभाग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि एल्बिडो के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि ये मरुस्थलीय भूभाग है, ये ज़्यादा गर्म होने से बच गया, क्योंकि इसने अधिकतर सनलाइट को क्या कर दिया, वापस भेज दिया, मतलब कि, ठीक है ना, मतलब 28 to 30% तक को इसने वापस भेज दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक मरुस्थलीय भूभाग के लिए क्या है, बहुत अच्छी बात भी है दोस्तों। अच्छा, तो दिन में अगर आप फिर भी इसके बावजूद भी दोस्तों आप वहाँ पर दिन के टाइम में 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप देखोगे। इसके बावजूद भी जब उसने क्या करा, 28 to 35% तक की क्या करी, सनलाइट को वापस कर दिया, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों। तो सोचो अगर ये और ज़्यादा
हीट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता तो यहाँ कितना हाई टेम्परेचर होता। यहाँ पर कोई मतलब कि मानव जनजाति यहाँ पर निवासी नहीं कर पाती, मतलब कि यहाँ पर ना कोई वेजिटेशन हो पाता, मतलब फिर उसी यहाँ पर फिर एक तरीके से जीवन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर रातें क्या होती है, बहुत अत्यधिक ठंडी होती है। इसके पीछे भी एल्बिडो ही कारण है। एल्बिडो का इसलिए है क्योंकि दिन के टाइम में क्या करा इसने, जो 28 to 35% तक क्या करी, हीट को क्या करा, सनलाइट को वापस भेज दिया था, ठीक है ना। उसके कारण क्या हुआ, अगर वो माना क्या होता, मनुष्य भूभाग उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता तो रात के टाइम पीरियड में भी आपको गर्मी देखने के लिए मिलती दोस्तों। लेकिन ये जब अधिकतर क्या जो सनलाइट को वापस करने से क्या होता है दोस्तों कि ये क्या हो जाता है, रात के टाइम ठंडा हो जाता है और बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, ठंडा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर एल्बिडो के कारण ही ये पॉसिबल हुआ दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसा अलग नहीं लिखा हुआ है। थर्ड डिजिट हैज अ लाइट कलर सैंड विच हैज रिलेटिवली हाई एल्बिडो ना, कि ना, अच्छा 30 to 40% लिखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है। मतलब कि सनलाइट 100% आई और इसने 30 to 40% को क्या कर दिया, वापस इन्वायरमेंट में भेज दिया। ड्यूरिंग द डे है सनलाइट हीट द डिजिट, है ना। दिन के टाइम पीरियड में क्या होता है, सनलाइट जो करती है वो मरुस्थलीय भाग को गर्म करती है, बट बिकॉज ऑफ द हाई एल्बिडो लेस हीट इज एब्जॉर्ब। हाई एल्बिडो के कारण क्या होती है, जो गर्मी जो सनलाइट होती है वो कम एब्जॉर्ब हो पाती है, ठीक है ना। और फिर भी ये कहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर माना वो हीट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता तो बहुत अत्यधिक गर्मी आपको देखने के लिए मिलती है। फिर ये कह रहा है कि नाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और कई बार ये 10 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाती है, कम पे रात का टेम्परेचर पहुँच जाता है। इसके पीछे का कारण ये दिया गया बिकॉज लेस हीट वॉज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे, है ना। दिन के टाइम पीरियड में क्या हुई है, कम हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। अत्यधिक हीट तो क्या एल्बिडो के कारण क्या हो गई, वापस वायुमंडल को चली गई सनलाइट, ओके। तो ये चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों। अच्छा, थर्ड डिजिट की कुछ इंपॉर्टेंसी है। थर्ड डिजिट इतना मायने क्यों रखता है हमारे लिए, एक तो क्या है कि एक्ट एज एन हीट इंजन। हीट इंजन यानी कि क्योंकि आपको मालूम है कि मरुस्थलीय भूभाग है, मतलब कि यहाँ पर लिखा है मैंने 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। और जब इसका टेम्परेचर दोस्तों इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो एक चीज़ बताइए कि इसके ऊपर जो क्या होगी, ये देखिए यहाँ पे लिखा क्रिएटिंग लो प्रेशर जोन, यानी कि इसके ऊपर जो हवा होगी दोस्तों वो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएगी, हॉट एयर हो जाएगी। हॉट एयर होने से क्या होती है दोस्तों, वहाँ पर क्या होगी, वो ऊपर की तरफ हल्की होती हैं। गर्म हवाएं क्या होती है दोस्तों, हल्की होती हैं और हल्की होने से वो ऊपर की तरफ क्या होती हैं, उठ जाती है दोस्तों। तो हल्की हवाएं हैं, तो हल्की हवाएं होने से दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन बनेगा दोस्तों, लो प्रेशर जोन बनेगा। और उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए दोस्तों कहाँ, हाई प्रेशर जोन से क्या हवाएं चलेंगी लो प्रेशर जोन की तरफ दोस्तों। ये हवाओं का क्या आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, जो लो प्रेशर जो हवाएं हैं ये क्या करती हैं, ऊपर की तरफ क्या होती है, उठ जाती है दोस्तों। और इनकी जगह घेरने के लिए क्या होती है, ठंडी हवाएं मॉइस्ट विंड क्या करती हैं, जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं, वो क्या करती हैं, इनकी जगह घेरती हैं दोस्तों। और यही कहीं ना कहीं क्या होता है, कारण होता है, ट्रिगर करता है क्या, साउथ वेस्ट मानसून को। तो हमारा जो क्या है थर्ड डेजर्ट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं के साउथ वेस्ट मानसून को लाने का भी काम करता है दोस्तों। अभी इसको एक बाय डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक डायग्राम है, ये हमारा क्या है, इंडिया का क्या है, मैप है दोस्तों, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक इंडिया का मैप है, ये मैंने आधा वाला मैप उठाया है, ठीक है ना। अब इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया क्यों है दोस्तों, यहाँ थर्ड डेजर्ट है। थर्ड डेजर्ट के कारण क्या है, लो प्रेशर है, क्यों, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हीटअप है। हीटअप होने के कारण वहाँ की हवाएं गर्म है, गर्म होने के कारण वहाँ की हवाएं हल्की हुई हैं, हल्की होने से उनके ऊपर क्या वो कैसे हो गए, लो प्रेशर बन चुकी है। लो प्रेशर हवाएं बनने से अब वो हवाएं तो कैसी हैं, हल्की हैं। अब उन हवाओं को घेरने के लिए क्या है, वजनीदार हवा, यानी कि वेटेड जो एयर मास है, वेटेड एयर मास आएगा। अब वेटेड एयर मास जो आता है दोस्तों वो कहाँ से आता है, आपका इधर की तरफ क्या है, अरेबियन सी है, इधर की तरफ अरेबियन सी, इधर की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अरेबियन सी से क्या हवाएं आती हैं, ये क्या अपने साथ में इनका इन हवाओं का जो एयर मासेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या मॉइस्चर लेके आती हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही एक वन साइड ये है, दूसरी साइड क्या है, यहाँ से कि
मानसून जब आता है साउथ वेस्ट मानसून, तो एक तो क्या वेस्टर्न घाट की तरफ से आता है, और दूसरा कहाँ से, दूसरा ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट साइड में चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में चला जाता है, फिर वहाँ से घूम करके वेस्ट की डायरेक्शन में चला जाता है दोस्तों, वेस्ट की डायरेक्शन में वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उधर की साइड क्या है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बाय डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रही है। जब भी साउथ वेस्ट मानसून आता है दोस्तों, तो एक तो वेस्टर्न घाट एक ब्रांच उसकी वेस्टर्न घाट को चली जाती है, और दूसरी ब्रांच दोस्तों उसकी कहाँ चली जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती है दोस्तों, और फिर वहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए दोस्तों वो वेस्ट की तरफ क्या हो जाती है, मूव हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उधर उसको क्या एक लो प्रेशर एरिया आप उसको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कैसे करके एक थार डेजर्ट दोस्तों एक साउथ वेस्ट मानसून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब दूसरा है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, विंड सिस्टम। विंड सिस्टम कैसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हवाएं गर्म होंगी और हल्की हवाएं में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की हवाएं होती हैं दोस्तों। अब उन हल्की हवाओं की जगह घेरने के लिए दोस्तों आसपास से क्या होती है, अन्य जगह से क्या होती है, हवाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होती है, ये पूरा का पूरा डिजर्टिक एरिया में एक तो आपको डस्ट स्टॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल आंधी भरा तूफान देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण आपको यहाँ पर बहुत सारे ड्यून्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बरकान्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कि क्योंकि भाई कि इसके ऊपर क्या हवाएं कैसी हैं, गर्म हवाएं हैं, तो आपको जो गर्म हवाओं को भी आपको इसके ऊपर क्या फ्लो होते हुए देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लू भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल क्या कहती है, गर्म हवा होती है दोस्तों, ठीक है ना। उनका सर्कुलेशन क्या होता है, बहुत तेज स्पीड से होता है दोस्तों। अब तीसरी चीज़ है दोस्तों सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में क्या होती है यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में अगर आप देखोगे सनलाइट का एक्सेस है यहाँ पर, है ना, सनलाइट की पहुँच यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सोलर एनर्जी। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सोलर पैनल को एक बहुत अत्यधिक मात्रा में उसका एक्सपेंशन करना चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर से हमें सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इतने क्लियर हो दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है साल्ट एंड मिनरल्स। साल्ट एंड मिनरल्स दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पर एक प्लाया झील्स, सांबर लेक्स, तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो कि क्या है, साल्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कि जहाँ से हमें साल्ट मिलता है ना। और वो साल्ट कैसे मिलता है, जब उस झील में जो पानी है ना उसका इवोपरेशन यानी कि उसका वाष्पीकरण होता है, तो उसमें फिर क्या रह जाता है, केवल साल्ट एंड मिनरल्स रह जाता है दोस्तों। उसकी एक वाइट लेयर हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो हमें जो मरुस्थलीय पार्ट है या डेजर्टिक पार्ट है, वहाँ से हमें साल्ट की मौजूदगी भी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। और इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जैसे प्लाया झील जैसे, वहाँ पर हमें जिप्सम, फास्फोराइट एंड लाइमस्टोन जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों मैंने एक डेजर्टिक पार्ट को कवर करा है। अगली क्लासेस में दोस्तों हम कोस्टल प्लेन को शुरू करेंगे, वो हमारी पार्ट 2 होगा। मेरे साथ बनिए रहिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।